नमस्ते सभी को। तो पिछले वीक में अभ्यास के दौरान किसी का कोई प्रश्न बना है या तो कोई शेयरिंग करना है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। जी रेणु दीदी, आपको माइक दिया है। जी भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। हेलो। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है, नमस्ते। हाँ। मेरा एक सवाल था अम, कि अभी जैसे संवेदनाओं की बात चल रही है तो ये समझ में आ रहा है कि संवेदनाओं में निरंतर सुख तो नहीं है। पर अभी तक हमारे हमको जितना सुख जैसा भी मिलता था या जिससे हमारे परिचय हुआ था वो संवेदनाओं का था या थोड़ा बहुत संबंधों में भाव का था। तो अब क्या हो रहा है कि कुछ संवेदनाओं की जो परचेजिंग या ये चीजें जो होती थी वो कुछ तो कम हुई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एकदम से इतना वो हो जाता है कि ना, नहीं ये चीज तो चाहिए ही। अब उसको लेते वक्त भी तो ये ध्यान रहता है कि ये तो संवेदना है, लेकिन ना तो करते बनता है ना छोड़ते बनता है। और अगर ले लेते हैं तो फिर एक तरीके का गिल्ट चला जाता है, फिर वो जस्टिफिकेशन होता रहता है। और नहीं ले तो वही वही चीज ध्यान में आ रही रहती है कि वो छोड़ दिया। तो ये वाली अभी ना द्वंद वाली स्थिति है। तो इसको मतलब इसको भी लांघना तो है ही, तो वो कैसे हो पाएगा? जी दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया। स्थिति तो स्वाभाविक है ये। स्थिति तो स्वाभाविक है। हाँ। फेज को तो मेरे के से भैया देखना। आपका आवाज कट हो रहा है। और अच्छा, अभी भी नहीं, अभी आ रहा है, अभी क्लियर है। कट होगा नेक्स्ट टाइम तो बताइएगा मुझे एक बार। अभी अभी हो रहा है कट। कि भैया कट ही है। फ्री हो पाते। भैया आवाज आई नहीं। 1 मिनट दीजिए हमको। जी भैया। अभी क्या स्थिति है? अभी ठीक है। ठीक है ना? जी। भैया अगर अभी बोल रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही है। अभी क्या स्थिति है दीदी? अभी तो आ रही है भैया। आ रही ना? जी। बढ़िया। तो ये जो संवेदनाओं से सुखी होने का हमने एक डिजाइन बना रखा है, जब भी उससे ट्रांजिशन करने जाते हैं तो एक दिन में ट्रांजिशन होता नहीं है दीदी। हम्म। धीरे धीरे ही उसमें जितना अभी सुख लग रहा था वो लगना कम होता है। वो बेसिकली ऐसा ही है कि हमने 1000 बार गांठें लगाई हैं उसमें। हम्म। खोलने भी जाएंगे तो वो क्रम से ही धीरे धीरे खुलेगा। हम्म। अभ्यास बस, पुराने आदत बस, एक लेवल का लगाव, एक लेवल का खिंचाव उसमें होता ही है। हम्म। बट उससे निकलने का काम तब हो पाता है जब किसी जगह पर ये बात दिखाई दे कि इसमें मिलने वाला सुख बहुत थोड़ा है, और इसके जो अभाव, मतलब इसको करने का जो दुख है वो इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। तो करने के दौरान या करने के बाद या करने की प्रक्रिया में या उसके पहले की तैयारी में जो दुख है
उसकी मात्रा धीरे धीरे ज्यादा दिखने लगती है, तो इससे फ्री होने का काम हो पाता है। और हम्म। किसी एक जगह पर फिर इस दुख को इसी फॉर्म में देखना होता है कि एक तरह का आदत हमने पहले से बना लिया है, उसको बदल करके नई आदत में जब भी लेने जाएंगे तो थोड़े समय का ये ट्रांजिशन फेज आएगा ही आएगा। किसी हम्म। भी आदत के संदर्भ में ये बात सही है कि उस ट्रांजिशन फेज से गुजरना ही उसका विकल्प है। जी। जी दीदी, जी दीदी। हाँ, तो लेकिन उसको, भैया जैसे जी, जी जी कंटिन्यू। जैसे मान लीजिए कि खाने की संवेदना है ना, स्वाद की। तो उसमें तो क्या होता है कि डायरेक्टली पता चल जाता है कि भाई अगर ये ज्यादा लिया तो ये हेल्थ को नुकसान करेगा। लेकिन अब जैसे गए कोई चीज परचे, कोई काम से बाजार में, और दो तीन चीज इकट्ठी उठा लाए, तो वहां तो साफ ही दिख रहा है कि भाई संवेदना है, दिख गया था। फिर वो जस्टिफिकेशन हो गया, क्या ही फर्क पड़ जाता है ना, मतलब वो साथ साथ दिख रहा है कि मैं जस्टिफाई कर रही हूँ कि मुझे ये क्यों चाहिए। तो उस वक्त मुझे उसमें दुख दिख नहीं रहा था कि मैं उसको रोक पाती। ये भी एक सिचुएशन है। जी भैया। शीतल भैया, मेरी आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है भैया। आ रही ना? हाँ हाँ। जी। हाँ। जी जी जी। प्लीज आप एक बार फिर से जरा हमको रिपीट कर देंगे। जी। हाँ, मैं ऐसे कह रही थी कि मान लीजिए जैसे स्वाद की जो संवेदना है, वो अगर लेते हैं तो उसमें तो ध्यान बना रहता है कि ज्यादा इधर उधर करा तो हेल्थ को नुकसान होएगा, है, या इमिडिएटली मान लीजिए पेट में दर्द हो गया, थिंग्स लाइक दैट, तो वहां तो एक रोक लग जाती है। लेकिन अगर जैसे कोई चीज खरीदने के लिए गए, तो वहां पसंद आ गई तो दो तीन चीज ले ली, अब जरूरत नहीं थी, लेकिन अब पसंद आ गई, नहीं रोक पाई अपने आप को, तो मैं ले आई। तो वहां दुख नहीं दिखा मुझे उस वक्त। सुविधा के सदुपयोग की मानसिकता के साथ देखेंगे तो वो समस्या दिखाई देगी। हम्म। ये जो हम्म। क्रियाकलाप है उसमें सुविधा का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है, उस हाँ, ये दृष्टि से पॉइंट उसको देखने नोट है। जाएंगे तो फिर पहचान में आएगा दीदी। हाँ, ये ठीक है। जी ये नहीं जी दिखा था। जी। जी जी हाँ, ये जी। बिल्कुल नहीं दिखा। तो मैं उस वक्त भी सोच रही थी कि मैंने कहा क्या दुख है इसमें, कोई दुख नहीं है। तो वो हो गया बस। सही बात है। हाँ, तो दिस इज वैलिड, यस। सदुपयोग ठीक है वाले भैया। पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, हाँ जी, तो हाँ फिर हाँ। समझ में आता है कि ये बेसिकली नेचर के साथ हारमनी हम्म। में जीने का डिजाइन नहीं है। जी बिल्कुल जी भैया। जी। भैया एक अलग से मैं कॉल कर लूंगी, ठीक है प्रोजेक्ट दीदी। क्लैरिटी हाँ, वाले के लिए मुझे बात करनी थी, तो वो मैं बाद में बात कर लूंगी फिर आपसे। आराम से दीदी। जी भैया। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते। जी शशि दीदी, आपको माइक दिया है। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी को। भैया अभी मुझे अपने लिए ऐसा लगता है कि मेरा अभी ज़्यादा फ़ोकस जो है ना, वो भाव स्थिर करने पर ज़्यादा है ना? और संवेदना वाला जो काम है, उसको अभी मैंने थोड़ा-सा जितना सहज-सहज रूप से और आराम-आराम से होता रहे, उतना तो मैं कर रही हूँ। पर ये दोनों चीज़ें एक साथ चलाना कि अपने भाव जो हैं वो हर मतलब संबंध देख पाऊँ, भाव स्थिर रख पाऊँ और साथ ही साथ अगर ये संवेदना वाला काम भी करने लगूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ओवरवेलमिंग लग रहा है। मतलब इनफैक्ट केवल एक एनवीसी की प्रैक्टिस ही मुझे इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है कि उसमें ये और कुछ चीज़ें ऐड हो जाएँ तो बिल्कुल मेरा ये हो जाता है कि एक चीज़ पकड़ूँ तो दूसरा छूटा, दूसरा पकड़ूँ तो तीसरा कुछ और ही चलने लग गया और फिर पता चलता है कि मैं वापस सारा का सारा कुछ नहीं हो रहा और मैं पुरानी स्थिति में आ गई और फिर मैं रोती रहती हूँ बैठ के कि सब गड़बड़ हो गया। तो एक-एक करके चलें भैया धीरे-धीरे।
मेरी जी दीदी, एक एक करके ही करना ठीक है। एक साथ बहुत सारी चीजों को ओपन करना ठीक नहीं है। पहले में एक रीजनेबल लेवल की गति बन जाए तभी इस दूसरे को ओपन करना होता है। मैंने तो इस टॉपिक को सिर्फ इसलिए ओपन कर दिया है कि जो लोग उस पर काम कर रहे हों वो कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो सबका अपनी अलग अलग जूझने का जगह होता है। जी, मुझे लगता है कई बार मैं अपनी योग्यता से ज़्यादा जब अपेक्षाएँ कर लेती हूँ ना और वो पूरी नहीं होती है, तो मेरा अपने आप से ही भाव जो है वो बिगड़ जाता है। मैं मतलब उस दुःख को आमंत्रित ही कर लेती हूँ फिर। कहीं न कहीं हम कर्म पर फोकस नहीं होकर के फल पर फोकस होते हैं। ये जो अपेक्षा हाँ, हम रखते हैं कि ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, उसकी जगह हमको ये देखना होता है कि उसके लिए जो हमने प्रोसेस सोचा था वो प्रोसेस हम दिन भर ठीक से कर पाए कि नहीं। जो रोल प्ले सोचा था, जो पढ़ने का सोचा था, हाँ, जो उपाय को सोचने का सोचा था, ये सारी प्रक्रिया को हम ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं। इवेल्युएशन उसका होना चाहिए पहले। नोइंगली और अननोइंगली हम रिजल्ट के इवेल्युएशन पर चले जाते हैं। भैया मैं ये वाला भी ठीक नहीं कर रही जो आप कह रहे हैं। उसमें भी मैं अपना ये जो रोज़ के जो मैंने वो बना लिए हैं ना अम, छोटे-छोटे क्या बोलना चाहिए टास्क कह लो या वो भी मैंने इतने ज़्यादा बना लिए कि अम, मतलब वो भी मेरी अपनी योग्यता से बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ भी मुझे लग रहा है कि एक जो मेजर टास्क को पूरा करने की मैंने जो स्ट्रैटेजी बना रखी है, वो भी मुझसे नहीं हो रही है। जी दीदी, तो वहां भी जो करने की जरूरत है वो इन सब की प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। जितने सारे टास्क हमने सेट किए हैं उनकी प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। और हायर प्रायोरिटी की चीजों से रिजॉल्व करने की जरूरत है। वो मैं और नहीं कर अगर पा रही आपने, हूँ। हाँ, वो करने की जरूरत है। और कई बार जब हम वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ले लेते हैं तो फिर बाकी सभी जगह से एनर्जी को समेट के वहां लगाने की जरूरत होती है कुछ दिन। तभी हम रिजॉल्व करने की जगह पे आ सकते हैं। तो नहीं मैं तो एक नहीं बात होता। मैं अपना रख ही दूँ भैया कि मैंने क्या कर रखा है? हेलो, शीतल भैया मेरी आवाज़ आ रही है? जी दीदी आ रही है। भैया की नहीं आ रही है ना? नहीं। एम भी आपका आवाज नहीं आ रहा है। रिपल भाई। हाँ शीतल भैया, सर को फोन कर लेता हूँ मैं। जी नमस्ते। जी भैया। बोलने के लिए माइक चाहिए होता है पहले। सुन ओह! सकते हैं अन्यथा नहीं तो बोल नहीं सकते। ओह! जी, वो बिना माइक दिए वो नहीं होता है। तो अब आ गई हुँ। दीदी आवाज। हाँ भैया, तो मैं मेरे साथ क्या गड़बड़ हो रही है कि जैसे मैंने रोज़ के अपने टास्क लिखे, तो उसमें ये है कि मुझे मेडिटेशन करना है और मुझे ये टास्क लिखना है, उसके बाद में मुझे एक्सरसाइज़ करना है, उसके बाद में मुझे कॉलेज के लिए तैयार होना है, ऐसे करके पूरा दिन का लिख लिया। अब पता चला मैं सुबह उठी और उठने के साथ ही मुझे लग रहा है कि मेरी रात को नींद पूरी नहीं हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रही हूँ।
अब अगर मैं अपनी मतलब शरीर की कैपेसिटी को देखूं, थकान पूरा करने का सोचूं, तो मेरा मेडिटेशन और एक्सरसाइज गई। और अगर मैं वो करूं तो मैं और ज्यादा थक जाती हूँ कि पूरे दिन फिर मैं उस थकान के कारण जो बाकी के काम है वो मेरे सफर करते हैं। और फिर शाम को जब मैं ये लिखती हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया, तो फिर ये होता है कि मेरा फोकस सारा उन चीजों की ओर ज्यादा रहता है जो मैं नहीं कर पाई, और फिर मैं दुखी होती रहती हूँ कि मैं ये भी नहीं कर रही, मैं ये भी नहीं कर रही। तो ऐसे ना सब गड़बड़ हो जाता है। दीदी इस पूरे को तो सुन के हमको लगता है कि किसी जगह पर रूटीन मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट उसको ठीक ढंग से करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हम ओवर प्लानिंग कर रहे हैं, फिर अपने कंपिटेंस और परिस्थिति को बिना देखे एक ओवर प्लानिंग कर रहे हैं चीजों को करने का। और तो मुझे वो लगता है वर्कआउट नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रख रखी मैंने, बिल्कुल नेक टू नेक जो है ना वो बना रखा है। परिस्थितियों के जी अनुसार मुझे फ्लेक्सिबल भी होना है, उसके लिए मैंने अपने लिए बिल्कुल वो चांस ही नहीं रख रखा। वही ऐसा भी रूटीन मुझे में भी फ्लेक्सिबिलिटी का जगह नहीं है, और उसको जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो कोई गतिविधि नहीं हो पा रही है तो वहां भी उसको रीसेट करने की जगह नहीं है। तो किसी जगह पर रूटीन को ही रीसेट करने की जरूरत है दीदी। जितना मुझसे हो जाए। जी दीदी, उसमें करना तो यही होता है कि अपनी सारी परिस्थिति को देख करके अगर आपने कुछ बनाया भी है और आप एक दो दिन उसको चलाते हैं और नहीं चलता है, तो हमको रिव्यू करने की जरूरत होती है कि भाई जो हमारा सिचुएशन है उसमें इतना नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है वो, अगर हमारी प्रायोरिटी सेट है, आपके मेडिटेशन और बाकी जितने काम आपने बताए, एक्सरसाइज और कॉलेज जाना, ये सब की प्रायोरिटी अगर सेट है तो उस प्रायोरिटी में कितनी चीजों को हम कर सकते हैं और किसको छोड़ सकते हैं वो हमको क्लियर रहता है। हम्म। जी भैया, फिर भी अभी ये बहुत सारी चीजें जो टॉप प्रायोरिटी की लग रही है ना, उसमें भी मुझे ये आ रहा है, मुझे तो बहुत सारी चीजें इक्वली इम्पोर्टेंट लग रही हैं। जैसे मुझे अध्ययन भी करना है, अभ्यास भी समझ करना है। गया दीदी। पर आपको ये तो सोचना ही पड़ेगा कि अगर सारी चीजें नहीं हो रही हैं और उसमें से दो चीज रखना है तो कौन सा रखेंगे। किसका दुख कम है वो तो पहचानना ही होगा दीदी। हाँ, तो रास्ता तो तभी निकलेगा, नहीं तो फिर दुख ही दुख है। फिर ज्यादा है। ऐसे कम से कम चूज कर सकते हैं कि ये दो चीजों का दुख हमने चूज किया है क्योंकि हम नहीं कर सकते अभी। उसकी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी भी दीदी, और वो सिचुएशन के साथ ये बात दिखती है कि इतना ही हो सकता है अभी हमसे। पर भैया ये चीजें एक दूसरे की पूरक भी लगती हैं। जैसे अभ्यास करना है, और अम, जो मतलब जो डायरी में जो लॉग बुक जो है उसको लिखना है, साथ ही जो अध्ययन वाली चीज है उसको भी करना है। जी दीदी, पर ये बात तो तय करनी ही होगी कि अगर सारा नहीं हो सकता है तो कुछ करें या फिर सबका टाइम थोड़ा थोड़ा कम करें। कि अगर आप सोचते होंगे कि इसमें आधा घंटा लगाएं, इसमें 10 मिनट लगाएं, तो उसको 20 मिनट और 5 मिनट पे लाने की जरूरत पड़ेगी। किसी समझ लेवल गई। पर तो हमको रुक के उसको रीसेट करना ही होगा ना, अगर नहीं हो सकता है सब तो। हाँ, तो निष्कर्ष रूप में मैं यही कह सकती हूँ कि अ, मेरी अपेक्षा खुद से और जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए मुझे अपना जो प्रायोरिटी है और अपना स्केड्यूल है उसको दोबारा फॉर्म करने की आवश्यकता है, ताकि जी दीदी। मैं आराम में ये सब कर पाऊँ। जी जी जी। जी भैया, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते भैया। जी अश्विनी दादा, आपने हैंड रेस किया था, आपको माइक दिया है।
नमस्ते सभी को। मैं ये कह रहा था कि ये जो पहले रेणु दीदी का जो प्रश्न था संवेदनाओं के बारे में, प्रिय हित लाभ भी एक तरह से संवेदना ही होंगी ना। और संवेदना यानी कि अगर इस तरह से, यानी कि वो न्याय की दृष्टि से या इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे खाना है और पोषण का उसमें ख्याल आता है कि नहीं आता है, तो फिर यानी मैंने तो ये देखा है कि जो यानी संवेदना मेरी काफी इस तरह से ही यानी कि काफी चीजें एकदम छूट गई हैं, जो इसका कि मैं यानी कि लोग बाग मुझे मेरे यानी कि मुझे ही नहीं सब लोगों औरों को भी पता था कि मैं इस चीज के पीछे वो हूँ या इस चीज का कैदी हूँ। फिर बाद में जब ये ख्याल मन में आता है कि ये जो खाना है ये पोषण के लिए है, यानी आपने भी खैर कुछ ऐसा ही जवाब दिया था। और जैसे जाना है तो एक्टिवा पे जाना है या गाड़ी में जाना है या साइकिल पे जाना है, तो उस वक्त भी ये ख्याल आता है तो लगभग अब चलना ही हो गया है, यानी कि हर जगह चल के जाया जा सकता है तो कोई बात नहीं है। और उसके मूल में तो ये यही चीज रही है कि क्या चीज ठीक है, वो सही लगना, सही अच्छा लगना हो जाता है, फिर सही जो होता है वो सही लगना लगने लगता है तो बस। और ये दीदी का सुना, शशि जी का, तो उसमें तो मुझे इतना ही लगेगा, यानी कि मैं अपनी तरफ से अगर कहूँ तो जो मेरा अनुभव रहा है, मुझे भी कई दफा दबाव बिना करना है जो कुछ करना है। दबाव आपने कहा वो पल का दबाव होता है, और ये कई दफा ये भी होता है ये भी करना है ये भी करना है, उसका भी दबाव होता है। तो ये जो मुझे लगा वो का है, आई एम नॉट आंसरिंग हर क्वेश्चन। ठीक है भैया, नमस्ते। जी 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 जी। ये जो सारा संवेदना है उसको अगर मूलतः देखेंगे तो प्रिय की दृष्टि है। प्रिय की दृष्टि की सीमा में ही सारा संवेदना काम करता है। हित का दृष्टि भी अगर मजबूत हो जाए तो शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में ये सभी संवेदनाएं संतुलित होने लगती हैं। और न्याय की दृष्टि जब मजबूत होती है तो दूसरे मनुष्यों का भी ध्यान रखने का और शेष प्रकृति का भी ध्यान रखने का, वो दोनों दृष्टि हमारा मजबूत हो जाता है। तो अब सुविधा का प्रयोग करते समय या संवेदना का प्रयोग करते समय दूसरों की जरूरत का भी हम इक्वली ध्यान रख पाते हैं, जो हमारे संबंध में है उनका, न्याय की दृष्टि के तहत। और शेष प्रकृति के साथ उस दृष्टि को ध्यान में रख करके हम उसके सदुपयोग को केंद्र में रख पाते हैं, ना कि भोग को। तो वो बात सही है कि न्याय की दृष्टि से तो प्रिय की दृष्टि नियंत्रित हो ही जाती है, और हित की भी दृष्टि हो तो भी प्रिय की दृष्टि नियंत्रित हो जाती है। जी जी, मेरी बात पूरी होगी। और किसी को शेयरिंग करना है या जिज्ञासा है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। सभी से नम्र निवेदन विनंती भी है कि जो श्याम भैया ने लास्ट टाइम और उसके पहले भी बताया था कि सभी लोग अपना अल्फ़ाबेटिकल शेयरिंग करें, तो उनको भी आइडिया हो जाए और सबको भी पता लगे कि भाई कैसी स्थिति है, तो फिर आगे का क्या प्लान करना है वो भी कर सके। तो स्वयं स्फूर्त विधि से जिसको भी शेयरिंग करना है वो हैंड रेस कर सकते हैं। भैया मेरे ख्याल से अभी तो किसी को शेयरिंग नहीं करना है, तो आपको कुछ बात रखना है।
मैं रख देता हूँ ना, पिछले बार जो हाँ, एक संवेदना वाले मनहर मुद्दे भाई, पर बात कर रहे थे उसको। मनहर भाई ने हैंड रेस किया है। जी, दे दीजिए एक बार माइक, अदरवाइज मैं अपने टॉपिक को शुरू कर लूंगा। ये जी मनहर भाई, आपको माइक दिया है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एक मिनट। हेलो। हाँ, नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही, नमस्ते। ये नमस्ते श्याम भैया और सभी को नमस्ते। आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही है अभी आ रही श्याम है भैया। भैया? हाँ हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैं जी ऐसा जी बोल रहा था बताइए। कि आपका गला ठीक नहीं है, मतलब कुछ सर्दी हो गई है लगती है। नहीं, वो तो थोड़ा शिविर था और थोड़ी हल्की, यहाँ हाँ। कानपुर की ठंडक भी थोड़ी ज्यादा है। अभी पिछले वो जो नवंबर 2014 2024 में हम भीलवाड़ा 8 दिन शिविर की थी। उसके बाद में इधर हम 100% अटेंडेंस नहीं है, लेकिन मैं रेगुलर इसमें ज्वाइंट होता हूँ। और ये मेरी स्थिति बताऊँ तो उसके बाद जो अभ्यास की बात है तो सभी मुद्दे पर अभ्यास नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो स्नेह का अभ्यास है तो उसमें अच्छी स्थिति आई है। वो जो और उसके लिए अभी पिछले हफ्ते ही एक हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो भी बाहर एफडीपी या वर्कशॉप करने जाते तो उसका शेयरिंग रखते, तो पिछले वीक में ही मैंने एक 1 घंटे का सभी फैकल्टी के लिए शेयरिंग रखा था। तो अभी स्थिति ऐसी है कि भाई मैं जो सामने वाले का जो सामने वाले को एक संबंधी के रूप में देख पाता हूँ, या फिर जो उससे 1 to 1 उससे जो उसकी स्थिति है कि भाई वो सही जानना चाहता है, सही समझना चाहता है, सही वो खुद भी सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है। तो वो एक स्मृति में मेजोरिटी टाइम बना रहता है। कभी 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 क्योंकि यूनिवर्सिटी में हूँ तो कभी कभी ये छूट जाता है। और क्लासरूम में भी कभी कभी क्योंकि जब डिस्कशन होता है या फिर तो मेजोरिटी टाइम रहता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा एक ऐसा लगता है कि भाई कुछ उसमें भी मेरी इनकम्पिटेंसी दिखती है उस समय। लेकिन एक वो कभी कभी आ जाता है कि स्टूडेंट्स समझना नहीं चाहिए, इसकी प्रायोरिटी नहीं है, अभी समझना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा कभी कभी होता है, क्योंकि वो हैप्पीनेस एंड वेलनेस का सेशन लेते हैं तो तभी उसकी जो वर्तमान स्थिति है और अभी प्रायोरिटी उसकी सुविधा संग्रह है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत कनेक्ट करने में रहता है, क्योंकि वीक में एक बार रहते हैं तो। और परिवार में भी अच्छी स्थिति है। मैं और मेरी वाइफ और 2 लड़की है। एक मेरे साथ इधर 12th में है और दूसरी आयुर्वेदिक में बेंगलोर में है। और मैंने अभी ये जो मॉर्निंग सेशन ज्वाइन किया है, लेकिन मैं भी रेगुलर नहीं रह पाता हूँ। बाकी तो इधर आत्म यूनिवर्सिटी में वो जो 1 वीक का जो एसआईपी रहता है, तो एक सेमेस्टर में 2 एसआईपी लेता हूँ। तो उसमें कंटेंट में तो अच्छी स्थिति है और उसमें व्यवहार में भी पक्ष में भी अच्छी स्थिति है। लेकिन वो जो योग्यता बढ़ाना, क्योंकि वो जो खुद का, क्योंकि कुछ क्षोभ मतलब विचार में जो व्यवस्था के अर्थ में विचार या फिर विचार को स्पष्ट रूप में देख पाना, विचार को तो देख पाता हूँ लेकिन भाव है तो भाव को स्पष्ट रूप में निरंतर देख पाना वो स्थिति अभी नहीं बनी है। तो कल्पनाशीलता अभी उसके लिए प्रयासरत हूँ। लेकिन वो हर एक को वो वैसा जो ईर्षा द्वेष विरोध वो सब तो मिट गया, मतलब वो स्थिति नहीं। हर एक को संबंधी के रूप में तो हम पहचानना तो होता ही है, कभी किसी के साथ विरोध ऐसा भी नहीं होता।
लेकिन वो जो कंटिन्यूअस जो व्यवस्था के अर्थ में, समाधान के अर्थ में विचार चलना, वो उसके लिए प्रयासरत हूँ। निरंतर जो भाव है, तो भाव कामना के रूप में बना रहता है कि भाई शुभ हो, या फिर मानवीयता का प्रतिष्ठा हो, लेकिन उसके लिए जो प्रयास करने जाते हैं, तो जो ये अपेक्षा है उतना परिणाम नहीं आता, तो मैं डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन थोड़ी कामना रहती है कि भाई सही तरीके से या फिर सही ढंग से ये व्यवस्था बने, उस अर्थ में प्रयासरत हूँ। बस इतना बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगले पहले भी मैंने कभी शेयरिंग नहीं किया था, कभी डिस्कशन नहीं हुआ था ये, इसलिए बता दूं। बाद में कुछ ज्यादा डिस्कशन आगे करूंगा, या फिर आगे कुछ प्रश्न बनेगा तो वो रखूंगा। नमस्ते। जी भैया नमस्ते। दो कमेंट है मेरी तरफ से। जी जी भैया। एक तो ये कि ये जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी का, अस्तित्व की वास्तविकता के डिटेल्स को पढ़ने और सुनने का काम हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ना, उतना हमारी कल्पनाशीलता में वो चलता है। और अलग अलग जगहों पर जहाँ हमको भी उपाय नहीं दिखते हैं, वहाँ भी उपाय दिखना शुरू होता है। जी भैया। तो किसी लेवल पर अपना कुछ समय लगाना चाहिए सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने सुनने के काम को करने के लिए। जी एक तो मुझे उस ये कमेंट करना। दूसरा ये कि किसी में भी अगर हम बदलाव चाहते हैं, जैसा किसी सामाजिक काम में हम चाहते हैं कि रिजल्ट और बेहतर आए, या बच्चा और ठीक से ध्यान दे, एक ही बात है कि बच्चा ठीक से ध्यान दे या किसी सामाजिक गतिविधि पर रिजल्ट बेहतर आए, तो उसका एक ही तरीका है। जिस तरीके से हम अभी काम कर रहे हैं उसको और बेहतर करने की जरूरत है। जी भैया। मैं जिस विधि से बात को कहता हूं, और अगर आपको बात समझ में नहीं आती, हम्म। तो एक ही तरीका है मेरे पास कि मैं अपने अभिव्यक्ति को और सरल और सुगम और बेहतर और प्रभावी कैसे कर सकता हूं। वही अपने हाथ का उपाय है जो किया जा सकता है। जी तो कहीं ना कहीं उन तरीकों को, उपायों को और बेहतर ढंग से सोचने के संदर्भ में ही किया जा सकता है कि हम अपनी प्रक्रिया को बदलने का काम करते हैं, तभी रिजल्ट बदल सकता है। अगर प्रोसेस हम वही पुराना रखेंगे तो रिजल्ट भी वही आएगा जो अभी तक आ रहा है। तो कहीं ना हम्म। कहीं फल परिणाम जो आता है उसको मूल्यांकित करके, उसको समीक्षित करके, उस आधार पर ये सोचने की जरूरत होती है कि अपने प्रोसेस को फर्दर अपडेट करने का काम हम कैसे कर सकते हैं। जी जी भैया, बस जी भैया। मेरी बात पूरी हो गई। जी एकदम आपने सही बताया। तो पिछले 1-2 साल से उस जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी के बारे में, या फिर वो जो पठन अध्ययन, उसका थोड़ा समय कम निकलता है, तो उसके लिए प्रयास मेरा भी रहेगा। और वो जो प्रक्रिया के बदलाव के लिए, वो भी मुझे दिखता है कि भाई जो लॉजिकल, आप जो मेरे अंदर बदलाव, या फिर जो अभिव्यक्ति में जो स्पष्टता से रख पाना, या फिर अलग अलग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे पाना, तो उसके लिए भी आपने जो ठीक ही बताया, तो उस दोनों पॉइंट पर मैं काम करूंगा, और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परिणाम आएगी। धन्यवाद भैया, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कोई और बात शीतल भैया, या मैं शुरू करूं आगे? जी जी भैया, कर सकते हैं। बढ़िया। तो संवेदना वाले टॉपिक पर हम पिछले बार बात कर रहे थे, थोड़ा सा उसको रिकैप करके आगे बढ़ाता हूँ। ये बात हमने की थी कि संवेदनाओं के पर्पस को देखेंगे तो शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, वो पहचानने में उसका काम आता है। चारों विषय, आहार निद्रा भय मैथुन का भी पर्पस देखेंगे
तो शरीर के पोषण संरक्षण के अर्थ में या शरीर की परंपरा के बने रहने के अर्थ में उसका पर्पस दिखता है, उसका प्रयोजन दिखता है। तो आहार का प्रयोजन शरीर के पोषण के अर्थ में दिखता है। निद्रा का प्रयोजन जो श्रम हो गया है, जो थकान हो गई है, उसको मिटाने की दृष्टि से दिखता है। भय का प्रयोजन शरीर के संरक्षण के अर्थ में दिखाई देता है। और मैथुन का प्रयोजन शरीर की परंपरा बनी रहे इस अर्थ में दिखाई देता है। तो ये चारों विषय के पर्पस को देखेंगे तो शरीर का पोषण संरक्षण और उसकी परंपरा का बने रहना इस अर्थ में दिखता है। और ये चारों चीजें जीवावस्था में ही प्रमाणित है। तो अगर मानव भी इतना ही करता है तो मानव को एक अलग से ज्ञानावस्था में रखने की जरूरत नहीं है, जीवावस्था में ही रखा जा सकता है। बशर्ते जैसे जीवावस्था सुखी हो लेती है इतने से अब उनका काम चल जाता है, वैसे आदमी का भी चल जाए। पर चूंकि आदमी के साथ वो चलता नहीं है, इसलिए इतने के आधार पर ही जीने वाले लोगों को जीव चेतना में जीता हुआ व्यक्ति के रूप में पहचाना गया है कि यद्यपि आ गए हैं ज्ञानावस्था में, मानव पद में, मतलब मानव के रूप में हो गए हैं ज्ञानावस्था में, लेकिन जो उसका जीने का डिजाइन है वो तो अभी भी जीव चेतना को ही प्रकट कर रहा है, न कि मानव चेतना को। इस रूप में वो बात दिखती है कि 4 विषय और 5 संवेदना की सीमा में अगर हम जी रहे हैं तो पशुओं से बहुत अच्छा जीना नहीं है। और संवेदनाओं का प्रयोजन शरीर को स्वस्थ रखने के अर्थ में दिखता है, न कि सुखी होने के अर्थ में। सुखी होने के अर्थ में अगर हम उन संवेदनाओं का प्रयोग करने जाते हैं तो हर बार ये बात दिखती है कि सुखी होने की जगह से ये संवेदनाएं पर्याप्त नहीं है। जिस संवेदना का भी हम प्रयोग करने जाते हैं शुरू में वो रुचिकर लगता है, शरीर के लिए उपयोगी भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब तक भूख लगी है, भोजन शरीर के लिए उपयोगी भी है, स्वास्थ्यप्रद भी है और टेस्टी भी लगता है, रुचिकर भी लगता है। जैसे जैसे पेट भरता जाता है वैसे वैसे अब वो शरीर के लिए आवश्यक नहीं रह के अनावश्यक हो जाता है। रुचि भी एक अनुपात में कम हो जाता है, या हो सकता है थोड़ा रुचिकर लग भी रहा हो। लेकिन जैसे जैसे पेट भरने का काम होता जाता है, अब वो अनावश्यक तो है ही, धीरे धीरे स्वाद भी खत्म होना शुरू हो जाता है। हम अगर रुके नहीं उस जगह पर और खाते रहें तो एक समय के बाद ये दिखता है कि वही रसगुल्ला वैसा ही है, शरीर वैसा ही है, लेकिन स्वाद अब हमको वैसा नहीं प्रतीत होता है। तो स्वाद जो शरीर की, जीव की कोशिका और रसगुल्ले, इन दोनों के सन्निकर्ष या संपर्क के कारण हमको आ रही थी, उसका लेना देना हमारी प्यास से भी है। प्यास का मतलब उससे सुखी होने की जो चाहत है हमारी, उससे भी है। और जैसे जैसे पेट भरता जाता है वैसे वैसे वही स्वाद खत्म होता चला जाता है। कितना भी अच्छा से अच्छा सीन हमको लगता हो देखने में, लेकिन अगर थोड़े लंबे समय तक उसको देखने का काम करते हैं तो आंखें थकने लगती हैं, मन उबने लगता है। सुंदर से सुंदर म्यूजिक जो आपको बहुत पसंद हो, अगर उसको लगातार कई बार सुनने का काम करते हैं तो एक समय के बाद वही थकान देने लगती है और मन उबना शुरू हो जाता है। तो ये दिखता है कि अच्छी से अच्छी संवेदना से भी हम शुरू करते हैं तो इनिशियली तो वो नेसेसरी और टेस्टी, आवश्यक और रुचिकर के से शुरू होता है। धीरे धीरे वो अनावश्यक हो जाता है, फिर उसमें जो रुचि थी वो भी खत्म हो जाती है और अरुचिकर लगने लगता है। वो टेस्ट धीरे धीरे कम होते हुए टेस्टलेस की जगह पर आ जाता है। उसके बाद भी कोई जबरदस्ती उसको करने के लिए हमको कहे तो वही संवेदना असहनीय दुख की स्थिति में बदल जाती है। तो इस पर काफी डिटेल में हम लोगों ने बात की थी
आज तो बस रिकॉल के लिए मैं उसको प्लेस कर दे रहा हूं। ये भी बात की थी कि संवेदनाओं के सुख को अगर देखने जाएंगे तो ये दिखता है कि संवेदना से जब भी हम सुख लेने का कोशिश करते हैं तो बेसिकली उसके नहीं मिलने का दुख हमको पहले होता है। तो मिठाई खाने की अगर आदत बनी हुई है तो उसकी हमारी इच्छा होती है, आशा होती है। हम अगर अपने को रोक लें तो ये दिखता है कि उसको खाने की जो आशा है हमारी वो तीव्रता से बढ़ती है। अगर रुक गई एक सीमा पर तब तो बात खत्म हो जाती है। नहीं रुकी तो वो एक समय पर हमको उस कटाह स्थिति में, कटाह शब्द कहते हैं बाध्यता की स्थिति में, कटाह की स्थिति में ला देता है जहां हमको फिर से उन संवेदनाओं को प्रयोग करने की जरूरत आ जाती है। तो ये दिखता है कि संवेदना के जिस संवेदना में भी हमने सुख मान रखा है उसके नहीं मिलने की पीड़ा पहले होती है। वो पीड़ा एक इंटेंसिटी पर जाती है जहां हमारी सहन की क्षमता से वो बढ़ जाती, फिर हम उसका भोग करते हैं और जितने अनुपात में वो पीड़ा थी उसी अनुपात में उस भोग का सुख भी मिलता है। तो वस्तुतः वो भोग का सुख ऐसा है कि पीड़ा का जो दुख होता है उसको बुझाने का काम करता है। तो एक तरह से जो गड्ढा हमने खोदा था बेसिकली संवेदना का भोग उसको जीरो की लेवल पर लाने का काम करता है। पॉजिटिव उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता और वो जो आग लगी थी वो जो बुझ जाती है तो जितनी देर तक वो बुझा रहता है उतनी देर तक अपने में एक आराम की स्थिति रहती है। वही संवेदना का मन फिर से उठ जाए या कोई और भोग की कामना फिर से उठ जाए, हमारी बेचैनी वापस शुरू हो जाती है। तो जिन जिन संवेदनाओं में हमने सुख मान रखा है वस्तुतः उन्हीं उन्हीं संवेदनाओं का नहीं मिलना हमारी बेचैनी का कारण बनता है। तो जिन जिन संवेदनाओं में हमने अपने सुख मान रखा है वस्तुतः उन्हीं उन्हीं संवेदनाओं का नहीं मिलना हमारी पीड़ा का, हमारी बेचैनी का कारण बनता है। और जितनी मात्रा में वो बेचैनी होती है उतनी ही मात्रा में वो संवेदना का भोग हमको सुख देता है जो वस्तुतः सुख जैसा भासता है। एक तरह से वो जो दुख हुआ, पीड़ा हुई हमको संवेदना के नहीं मिलने की, उसको भुलाने का काम करता है। तो एक तरह से पेन किलर की तरह काम आता है और जितनी मात्रा में पेन है उतनी ही मात्रा में वो पेन किलर रिलीफ भी देता है जो हमको सुख जैसा प्रतीत होता है। इट appears टू बी सो। तो ये बात संवेदना के संदर्भ में कही थी। आगे ये बात भी कही थी कि इस प्रक्रिया में चूंकि सुख हमको निरंतर चाहिए तो संवेदना जब शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में देख रहे हैं तब तो वो शरीर के लिए क्या अनुकूल है क्या अनुकूल नहीं है उसकी पहचान कर देता है। लेकिन जब सुखी होने के लिए उसका कोशिश करने जाते हैं तो पेट भर जाने के बाद भी अब शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो वो संवेदना नहीं चाहिए लेकिन सुखी होने के लिए तो चाहिए। और सुखी होने के लिए जिस संवेदना का भी प्रयोग करते हैं हम उससे जुड़ा हुआ इंद्रिय, उससे जुड़ा हुआ अंग धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, कमजोर होने लगता है उसके ओवर या एक्सेसिव यूज से। इस रूप में हमारा शरीर का स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाता है। तो संवेदना से सुखी होने के प्रयास में वो सुख तो मिलता नहीं है, शरीर एक समय के बाद थक जाता है और धीरे धीरे शरीर का स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाता है। तो वही संवेदना जो जीवावस्था में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयोग हो पाती थी अब वो सुख से जुड़ जाने के कारण आदमी में शरीर को स्वस्थ भी नहीं रख पाता बल्कि उसको भी बीमार की हालत में, परेशान की हालत में पहुंचा देता है, पहुंचा देता है। तो ये हमको दिखना जरूरी है
कि समस्याओं की जगह से हम कितना भी उसको मिटाने के लिए संवेदना का प्रयोग करें, वस्तुतः वो शरीर की परेशानी का ही कारण बनता है। कई बार हम मन के दुखों को भुलाने के लिए भी इन संवेदनाओं का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे लोग सिगरेट का, शराब का, कुछ खाने का, पीने का, घूमने का प्रयोग करते हैं मन के दुख को भुलाने के लिए या संबंध के दुखों को भुलाने के लिए। उसमें ये बात दिखती है कि कितना भी इन संवेदनाओं का हम प्रयोग कर लें, डेविएट तो हम हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जिस संवेदना में भी डूब जाएं, वो संबंध की पीड़ा या जो मानसिक उलझन थी वो थोड़ी देर के लिए भूल तो सकते हैं हम, खत्म नहीं होता। तो वो बेसिकली पानी में डुबकी लगाने जैसा है कि जितनी देर तक हम अंदर हैं हमको बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन सिर जैसे ही बाहर निकालेंगे वो बाहर की सारी परिस्थिति यथावत सिर पे आके बैठ जाती है। तो उस दृष्टि से ये दिखता है कि मन के दुखों को भुलाने के लिए या संबंध के दुखों को भुलाने के लिए भी अगर हम संवेदना का प्रयोग करते हैं तो वो तात्कालिक रिलीफ ही देता है। जैसे ही उससे बाहर हम आते हैं वो फिर से उलझन शुरू हो जाती है, और वहां भी जिन संवेदनाओं का हम प्रयोग करते हैं धीरे धीरे वो शरीर के स्वास्थ्य के खराब होने का कारण बनता है। कोर बात में एक ही कह रहा हूं कि संवेदना का प्रयोग करने जाते हैं अगर सुखी होने के लिए, तो पहला नुकसान यह है कि शरीर का स्वास्थ्य खराब। दूसरी जगह पर यह बात दिखती है कि चूंकि सुख हमको निरंतर चाहिए, शरीर एक समय के बाद थक जाता है, तो अब हम शरीर से वो काम नहीं कर सकते हैं, तो मन से हम उस काम को करने लगते हैं। तो या तो मन की कल्पना में ही हम उन क्रियाकलापों को लगातार करने लगते हैं, उन संवेदनाओं को भोगने का काम करने लगते हैं जो हमको सुख के रूप में दिखता है, या आज के दिन ये मोबाइल मीडिया इंटरनेट का युग हो गया है, तो वो ऑडियो वीडियो मटेरियल भी हमको उसमें सपोर्ट कर देता है उलझने के लिए। ये दिखना जरूरी है कि उस पूरी प्रक्रिया में हमारा मन उलझता चला जाता है। तो शरीर से जब तक हम उसको भोग रहे थे तब तक तो शरीर की एक सीमा थी, लिमिट पता चल सकता था और हम उससे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब मन से हमने उसको भोगना कर शुरू कर दिया, मानसिक रूप से भोगना शुरू कर दिया, तो अब उसकी सीमा नहीं दिखती कहीं हमको, उसका बाउंड्री नहीं दिखता किसी जगह पर, और कहीं ना कहीं हम उस दलदल में धंसते चले जाते हैं। इस रूप में हमारी कल्पना पर वो संवेदना अपना अधिकार जमा लेती है। तो उसी संवेदना के अर्थ में इच्छा, उसी संवेदना के अर्थ में विचार, उसी संवेदना से जुड़ी हुई ऑडियो वीडियो मटेरियल्स को देखने के संदर्भ में आशा, ऐसी हमारी कल्पनाशीलता उसमें उलझ करके रह जाती है, जिसमें हमारा मन भी खराब हो जाता है। तो तन तो खराब होता ही है, मन भी खराब होता है। धन तो निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में खराब हो ही रहा है, वो तो दुरुपयोग है ही, क्योंकि शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में ही धन का, सुविधाओं का सदुपयोग है। अगर वो नहीं हो रहा है तो सुविधा का तो दुरुपयोग हो ही रहा है। तो धन की जगह से भी परेशानी का कारण बनता है, तन की जगह से भी परेशानी का कारण बनता है, और मन की जगह से भी लगातार उसमें उलझने का कारण बनता है। ऐसे ही संवेदना में होने वाले दुखों को जब पहचानने जाते हैं तो उसमें ये परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख को पहचानने की बात हम लोगों ने की थी कि जितना जितना वो दुख को हम पहचान पाते हैं उतना उतना हमारा उससे हटने का मन बनता है। जब तक हमको संवेदनाएं सुख के स्रोत के रूप में दिख रही हैं तब तक तो उससे हटना मुश्किल है। किसी समय पर उससे मिलने वाला सुख कम हो जाए और उससे मिलने वाला दुख अधिक हो जाए, वही जगह होती है जहां हम संवेदना से
रिव्यू करके बाहर निकलने का काम कर सकते हैं। तो ये बात हमको समझ में आती है कि संवेदनाओं की जगह से अगर हम सुखी होने के लिए उसका प्रयोग करना शुरू कर दिए तो तन खराब होगा, मन खराब होगा, धन खराब होगा, उसमें परिणाम के रूप में दुख मिलने वाला है, ताप के रूप में दुख मिलने वाला है, संस्कार के रूप में दुख मिलने वाला है, जिस पर पिछले बार मैं बहुत बात कर चुका हूं, इसलिए अभी एक्सपेंड नहीं करता हूं। कोई प्रश्न अगर होगा उससे जुड़ा हुआ तो उसको हम रिस्पॉन्ड कर देंगे। और ये बात कही हमने कि जिन जिन संवेदनाओं को हमने सुखी होने का स्रोत मान रखा है, वस्तुतः उन्हीं उन्हीं संवेदनाओं का नहीं मिलना मेरी पीड़ा का कारण बनता है। तो जितना ज्यादा संवेदना का संसार हमने फैलाया है अपने सुख पाने के लिए, वस्तुतः उन्हीं उन्हीं संवेदनाओं का नहीं मिलना मेरे दुख का, मेरी पीड़ा का, मेरी बेचैनी का, मेरी परेशानी का कारण बनता है। तो हम फैला तो रहे हैं इस पूरे को अपने सुखी होने के लिए, लेकिन फल परिणाम के रूप में ये बात दिखती है कि जिसको जिसको हमने अपने सुखी होने के अर्थ में फैलाया है, उसी उसी का नहीं मिलना मेरी पीड़ा का, परेशानी का कारण बनता है। और ये बात भी कही हमने इस प्रक्रिया में कि ये पूरी जो प्रक्रिया है ये बेसिकली दुख भुलाने का उपाय है, न कि सुखी होने का। तो खुजली महसूस होती है, हम खुजला लेते हैं, सुकून सा महसूस होता है, बेचैनी जो हो रही थी खुजली की वो मिट जाती है। बट बारीकी से देखेंगे तो वो ना तो स्वास्थ्य का इंडिकेटर है और ना सुखी होने का इंडिकेटर है। वो तो ऐसा है कि गाल पे थप्पड़ पड़ रहा था, अब लगना बंद हो गया। तो इस तरह के जो सारे डिजाइन है ना, वो दुख भोगने से जो मुक्ति मिलती है उतने भर का सुखी होने का डिजाइन है। तो वो पुरानी कहानी है कि किसी ने कहा कि घर में बहुत तकलीफ हो रही है रहने में, क्या करें? अपने गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने कहा घर में और जानवर कौन कौन से हैं? तो उसने कहा बकरियां हैं 4-6। कहा उनको भी उसी कमरे में रख लो। कहा महाराज पहले से तो इतना दुख है, मतलब जगह नहीं है, और आप कह रहे हैं बकरी भी उसी में बांध लो। कहा हमारी बात सुनोगे तो चलो आगे। तो कहते हैं उसने बकरी बांध लिया। अब उसका फल परिणाम ये रहा कि जो सोने की जगह थी वो भी नहीं बच गई। तो बैठ करके पूरी रात गुजारी 1 सप्ताह। अच्छे गुरु भक्त रहे होंगे, निभाए। आजकल तो वैसे गुरु भक्त मिलने भी मुश्किल है। तो वो निभाए। 1 सप्ताह बाद फिर गए और बोले परेशानी बनी हुई है, पूरी रात जो है हमको बैठ करके बितानी पड़ी। उन्होंने कहा और क्या है घर में? तो कहा एक गाय भी है और एक भैंस है। कहा उसको भी उठा के उसी कमरे में बांध लो। अब गुरु आज्ञा थी तो ले आए, गाय और भैंस भी बांध ली। अब वो जो बैठने की जगह थी वो भी नहीं बच गई। तो किसी तरह से एक कोने में खड़े होकर के जो घर के 5 लोग थे उन्होंने पूरी रात गुजारी। ऐसा 1 सप्ताह गुजारे। फिर गए उनके पास। कहा अब क्या करना महाराज? कहा अब कुछ नहीं करो, अब बस वो गाय और जो बकरी है और भैंस है उसको बाहर निकाल दो, और अगले दिन आके बताना क्या स्थिति है। तो उसने आके कहा महाराज बड़ा सुकून है, अब तो बढ़िया नींद आई रात की और अच्छे से सो पाए हम। तो ये जो संवेदना वाला सारा दुख है ना, उसको भोग करके ही उससे सुखी होने का कुछ डिजाइन निकलता है। तो 10 तरह की आफतों को जब हम झेल लेते हैं तब हमको जो है उन आफतों के हटने के सुख के रूप में ये सारा संवेदना का सुख दिखता है। तो ये एक तरह से खुजली को खुजला लेने जैसा है, जिसको खुजलाते हुए तो आराम मिलता है, उसके बाद देखेंगे लौट के तो कोढ़ में खाद जैसा है कि जितना खुजलाते हैं उतना वो कोढ़ का रोग बढ़ता चला जाता है, कम होने के बदले। तो वो दुख भी बढ़ता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से।
और संस्कार की जगह से भी चीजें उलझती चली जाती हैं कि जितनी संवेदनाओं में हम सुख देखते हैं, मानते हैं, उसको भोगते हैं, बेसिकली हमारे उस सुख भोगने के संस्कार के ऊपर एक गांठ और लग जाती है। खुलने की प्रक्रिया भी यही है कि जितनी बार उन संस्कारों को देख करके उसको भोगते हुए हम दुख को महसूस कर पाते हैं, उतना उससे हटने का मन होता है। तो सही में जो है सुख दिखने लगे और गलत में दुख दिखने लगे, इसकी हमको जरूरत दिखती है। और जब तक वो संवेदना में सुख दिखने का काम हो रहा है, तब तक वो गांठ लगती चली जाती है। जब जब उसमें दुख दिखने का काम शुरू होता है, तब उसकी गांठ ढीली होनी शुरू होती है, खुलनी शुरू होती है। तो मैं एक बार के लिए रुक जाता हूँ। इतने पर जो भी प्रश्न होगा उसको एक बार मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर आगे चर्चा शुरू करते हैं। जी शीतल भैया। मैं एक राउंड के लिए रुक गया हूं, अगर कोई प्रश्न होगा तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करके फिर आगे बढ़ना चाहूंगा। आवाज आ रही मेरी? जी भैया, आ रही है। थैंक यू। बढ़िया। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं बाहर निकलने की प्रक्रिया को थोड़ा एक्सप्लेन करके बात को पूरा कर देता हूँ। शीश राम जी ने जो लिखा है भोग बिना त्याग नहीं, बेसिकली अगर दर्शन की भाषा में देखिएगा तो मुद्दा न भोग का है न त्याग का है, मुद्दा सदुपयोग का है। मुद्दा सदुपयोग का है। और सदुपयोग की दृष्टि में स्थिर होने के लिए दो में से एक उपाय है। या तो विचार की जगह से ही समीक्षित हो जाए और उसमें वो दुख, वो पीड़ा दिखनी शुरू हो जाए, सुख दिखना बंद हो जाए। तो या तो मानसिक जगह से, विचार की जगह से ही हम समीक्षित कर लेते हैं और उस क्रियाकलाप में हमको सुख दिखना बंद हो जाता है, दुख दिखना शुरू हो जाता है, तो हम मानसिक रूप से भी उस क्रियाकलाप को छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसको करने जाएं। जब मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से वो समीक्षित नहीं हो पाता है, वास्तविकताओं को देखने का काम भी नहीं हो पाता, उसके भास आभास जो हमको हुए हैं उससे इतनी निष्ठा नहीं बन पाती है कि हम उसको छोड़ करके सही में स्थिर हो सकें, तो फिर ये दूसरा उपाय करना होता है, होश पूर्वक प्रक्रिया से गुजरने का। और इसमें होश जरूरी है। होश के बिना अगर उस प्रक्रिया से गुजरते रहेंगे तो जितनी बार आप उसको भोगेंगे उतनी बार वो अग्नि में घी डालने जैसा स्थिति होगा और हर बार आपका वो भोग का कुसंस्कार मजबूत होता चला जाएगा। तो जिस संवेदना को भी भोग करके सुखी होने का कोशिश कर रहे हैं, अगर बेहोशी में उसको भोगे जा रहे हैं और उस बेहोशी में आपको सुख प्रतीत होता जा रहा है, तो जाने अनजाने वो कुसंस्कार मजबूत होता जा रहा है, पुष्ट होता जा रहा है। आप ही से खाद पानी लेकर के आप ही की समस्या का कारण बन रहा है।
परंपरागत उदाहरण देते हैं इसका कि सूर्य की गर्मी पाके ही पानी बादल बनता है, और बादल बनने के बाद उसी सूर्य को ढक देता है। तो उसी सूर्य की गर्मी को पाके पानी बादल में बदलता है, और बादल बनने के बाद वापस उसी सूर्य को ढक देने का काम करता है। तो हमारी जो स्थिति होती है वो ये होती है कि हमारी ही कल्पनाशीलता का प्रयोग करके, हमारी ही जीवन क्रिया का प्रयोग करके, वो संवेदनाओं में जो हम सुख ले रहे हैं उससे वो संवेदनाएं धीरे धीरे पुष्ट होती चली जाती हैं। उनको भोगने का जो संस्कार है, कुसंस्कार है, कुप्रवृत्ति है, वो पुष्ट होती चली जाती है, और पुष्ट होकर के एक समय पर हम ही को विवश कर देती है, हम ही को बांध लेती है, हम ही उसमें उलझ से जाते हैं। तो अगर विचार से समीक्षित करके बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ना, तब ये दूसरा रास्ता है कि उससे गुजरते हुए होश पूर्वक हम देख सकें कि वास्तव में कितना सुख मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। तो पहली प्रक्रिया तो यह है कि वास्तविकता का जो भास आभास हमको होता है, सही के प्रस्ताव को सुनने के आधार पर जो भास आभास हम में सच्चाई का होता है, बहुत सारी संवेदनाओं को समीक्षित करने के लिए, बहुत सारे भोगों को समीक्षित करने के लिए वही पर्याप्त होता है। खास करके अगर आपका वो कुसंस्कार बहुत दृढ़ नहीं हो, बहुत पुष्ट नहीं हो, बहुत मजबूत नहीं हो, तो वहीं से हट जाता है, वहीं से हट जाता है। अगर वहां से हटने का काम नहीं हो रहा है, तब होश पूर्वक उस संवेदना से गुजरने की जरूरत है। तो जो खा के गुजरना चाहते हैं, जो पहन के गुजरना चाहते हैं, गुजर करके देख लें उस संवेदना से। होश के साथ गुजरने का मतलब है हम लगातार ये हिसाब लगाते रहते हैं कि उस पूरे प्रोसेस में कितना सुख मिला, कितना दुख मिला। होश का मतलब यह है कि हम सजगता के साथ उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और सुख दुख का अकाउंट रखने का काम कर रहे हैं कि वास्तव में कितना सुख मिल रहा है, कितना दुख मिल रहा है। और उसमें अगर ये परिणाम दुख देखने की जगह से हम सजग हैं, ताप दुख देखने की जगह से हम सजग हैं, संस्कार दुख देखने की जगह से सजग हैं, तो पर्याप्त दुख उसमें दिखाई देता है। फल परिणाम के रूप में मन तन धन तीनों का खराब होना दिखता है। ताप दुख के रूप में उस संवेदना को भोगने के लिए जो बहुत सारी तैयारी हमको करनी पड़ती है मजबूरन, उस बच्चे की तरह जो आईआईटी पास करना तो चाहता है लेकिन उसके लिए पढ़ने का मन नहीं है, तो मजबूरन पढ़ाई करता है। ऐसे ही हम 10 चीजों को भोगना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो सुविधा जुटाने का इंतजाम करने में श्रम करना है, उसकी अगर प्रेरणा नहीं होती है, तो मजबूरन उसको करना होता है, हमको करते हैं हम, और वो हमारी पीड़ा का कारण बनता है। तो ताप दुख का एक जगह तो ये है। ताप दुख की दूसरी जगह ये भी दिखती है कि वो संवेदना को भोग करते समय भी, उसके दौरान भी वस्तुतः हम स्वाभाविक गति में नहीं होते हैं, हम एक आवेशित गति में होते हैं, हम एक बेचैनी की स्थिति में होते हैं। और कितना अधिक से अधिक भोग लें, कितना अधिक से अधिक हम उसको कर लें, कितना अधिक से अधिक उसको हम पा लें, इस रूप में लगातार प्रयास होता रहता है। और एक समय के बाद ऐसा लगता है जैसे वो हाथ से छूट गया, क्योंकि शरीर जवाब दे देता है। तो प्रक्रिया ऐसी दिखती है संवेदना से भोग की, कि कितना भी उसमें कोशिश करते हैं वो छूटता चला जाता है। तो होश पूर्वक अगर ऑब्जर्वेशन का काम कर रहे हैं तो उसमें परिणाम दुख ठीक से दिखेगा, ताप दुख भी दिखना शुरू होता है। इनफैक्ट ये ताप दुख दिखना शुरू हो जाए ना, तो मन हटने का काम सबसे तेजी से होता है उससे। परिणाम दुख दिख भी रहा हो, संस्कार दुख दिख भी रहा हो,
फिर भी कई बार आदमी उस तात्कालिक सुख को भोगने की जगह से उसमें परता जाता है कि ठीक है भाई, देख लेंगे संस्कार का बाद में, देख लेंगे परिणाम का बाद में। लेकिन ताप की जगह से भी अगर वो दुख दिखना शुरू हो जाए तो वहीं रुक जाता है आदमी। फिर उसका मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस सुख के लिए वो कर रहा था उसको दिखता है कि वस्तुतः वहां सुख कुछ मिल नहीं रहा। ये जो पीड़ा उसके पहले पैदा होती है उसको भुलाने भर का काम यहां से होता है। तो होश के साथ, सजगता के साथ सुख दुख का अकाउंट कीपिंग रखने का जरूरत होता है। वो सुख दुख का अकाउंट कीपिंग करना शुरू करते हैं तो ताप दुख दिखना शुरू हो जाता है। इसी तरह से संस्कार दुख हमारे लिए तब बहुत प्रबल हो जाता है जब हम मानव को जीवन और शरीर इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में पहचानते हैं, उसमें भी जीवन की वरीयता को पहचानते हैं, और जीवन में जागृति पूर्णता या संस्कार पूर्णता जब हमको अपने लक्ष्य के रूप में समझ में आता है तो संस्कार ही जीवन की मूल पूंजी के रूप में समझ में आता है। अभ्यास दर्शन में अगर आप देखेंगे तो मानव का जो चरम लक्ष्य है जागृति पूर्णता, उसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया है संस्कार की पूर्णता, संस्कार पूर्णता। तो वो संस्कार पूर्णता की जो जगह है वहां तक पहुंचने को जब हम गोल के रूप में पहचान पाते हैं तो एक एक संस्कारों का ठीक होना मूल मुद्दा बन जाता है। तो उसी अभ्यास दर्शन में व्यक्ति की मूल पूंजी को संस्कार के रूप में पहचाना है। तो मानव अगर जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में दिखने लगे, उसमें भी जीवन की वरीयता समझ में आ जाए, जीवन में संस्कार पूर्णता लक्ष्य के रूप में समझ में आने लगे, इस रूप में संस्कार ही मानव की मूल पूंजी है, ये बात की झलक अगर अपने में मिलने लगती है तो संस्कार को बनाए और बचाए रखना हमारा मूल मुद्दा बन जाता है। और ये दिखता है कि संस्कारों में उलझने उलझाने का हम जितना भी काम करते हैं वो पूरी शरीर यात्रा हमको तंग करती है। और जो जो चीजें संस्कार के रूप में हम में बैठ गई हैं, हम जब भी उससे निकलने का प्रयास करेंगे आज या कल, वो उतनी ज्यादा दुख, उतनी ज्यादा पीड़ा देने वाली है जितना ही गहरा संस्कार है। तो पानी पर खिंची लकीरों जैसे संस्कार होते हैं तो बहुत आसानी से उसमें बदलाव हो जाता है। अगर बालू पर खिंची हुई लकीरों जैसे कुसंस्कार हैं, थोड़े मेहनत से वो बदल जाते हैं। पर अगर हमने पत्थर पर खिंची लकीरों जैसे कुसंस्कारों को बनाने का काम शुरू कर दिया है तो उसको मिटाने की प्रक्रिया में या उसकी जगह सुसंस्कार की स्थापन प्रक्रिया में वो उतनी ज्यादा बाधा बनता है। बाबा जी एक जगह इस बात को बहुत विस्तार से कह रहे हैं कि ये सारे सही का प्रस्ताव सुनने के बावजूद भी हमारा जो पुराना जीने का ढंग रहा है उससे जितना अधिक चिपकाव है हमारा, वही सबसे बड़ा अड़चन बनता है इस नई बात को पकड़ने में। तो वो कहते थे गलतियों को या बेवकूफियों को जितना शोधा हुआ मानस होता है, उसको जितना समीक्षित किया हुआ मानस होता है, सच्चाई का विवरण तत्काल उसमें स्थिर हो जाता है या उसके ऊपर छप जाता है। तो कुसंस्कारों को हम जितना पालने पोसने का काम कर रहे हैं, वस्तुतः हम अपनी ही जागृति के रास्ते में अपने ही हाथों से एक पत्थर डालने का काम करते हैं। ये प्रोसेस पकड़ना जरूरी है, ये प्रोसेस पकड़ना जरूरी है कि अपने ही रास्ते से, अपनी ही जागृति के पथ में हम पत्थर रखने का काम कर रहे हैं, अपने कुसंस्कारों को मजबूत करके। क्योंकि सच्चाई के भास आभास को होने में भी वो कठिनाई करता है, और भास आभास हो जाए तो उसका जीने में अभ्यास करने में और आती है। तो जितनी ज्यादा उलझने हैं हमारी, जितनी ज्यादा जगहों पर पौधे की जड़ों ने
फैल करके पकड़ रखा है धरती को, उतनी ही ज्यादा ताकत लगती है उसको वहां से हटाने में, उखाड़ने में। तो कुसंस्कारों की जड़ें जितनी ज्यादा गहरी होंगी, जितनी ज्यादा फैली हुई होंगी, जितनी ज्यादा जगहों पर उसका बीज रहेगा, वो हमारी समस्या का, पीड़ा का, परेशानी का कारण बनने ही वाला है, बनने ही वाला है। तो ये पहचानना जरूरी है प्रक्रिया को। और जब हम होश से गुजरते हैं ना, तो परिणाम के रूप में मन तन धन का खराब होना देख पाते हैं। ताप के रूप में उसका भोग को पाने के लिए 10 तरह का दुख उठाना पड़ता है, वो देख पाते हैं। भोग की प्रक्रिया के दौरान भी हम एक स्वाभाविक गति में नहीं रह के आवेशित गति में होते हैं, वो हमको दिख पाता है। और भोगने के बाद जो सुख भोगने का संस्कार है उस संवेदना में, वो ज्यादा पुष्ट होता हुआ, प्रबल होता हुआ दिखता है। तो इस रूप में कुसंस्कार मजबूत होता हुआ दिखता है। जितना उसमें ये दुख दर्शन होना शुरू होगा, दोष दर्शन होना शुरू होगा, उतना वहां से मन हटने का काम शुरू होता है। और मन एक बार वहां से हट जाए तो फिर वो संवेदना का सदुपयोग क्या है, उसको सोचने की जरूरत होती है। और उसके अर्थ में क्या निर्णय लेना है हमको, खाने में क्या निर्णय लेना, पहनने में क्या निर्णय लेना, ओढ़ने बिछाने में क्या निर्णय लेना, वो निर्णय लेने की जरूरत होती है, ताकि वो निर्णय आगे हमारे जीने का आधार बन जाए। अगली बार फिर से हमको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि उसमें क्या करना है। हमारा निर्णय लिया हुआ होता है कि आहार के रूप में ऐसे करेंगे, विहार के रूप में ऐसे करेंगे। वो निर्णय फिक्स होने का काम हो जाता है, तो मानस के उलझने की संभावना थोड़ी और कम हो जाती है, थोड़ी और कम हो जाती है। तो ऐसा अगर देखेंगे ना, तो प्रक्रिया में वो दुख या दोष का दर्शन होने से मन वहां से हटता है। इसी तरह से मन को अगर सार्थकता में हम लगा दें, अध्ययन अभ्यास पूर्वक सही को समझने में अगर हम लगाते हैं, तो सच्चाई का भास आभास भी जो हमको होता है, वो अपने में एक तृप्ति देती है, एक सुख देता है, एक सुकून देता है। वैचारिक क्लैरिटी भी अस्तित्व सहज वास्तविकता की जितनी हमको मिलती जाती है श्रवण और मनन पूर्वक, उतना विचारों का भगदड़ शांत होता जाता है। और सच्चाई का भास आभास पहले से ज्यादा प्रबल, ज्यादा प्रगाढ़, ज्यादा दृढ़ होता चला जाता है, जो हमको मदद करता है उसके अनुरूप जीने के लिए इच्छा बनाने में। तो मूलतः अब हमारी इच्छा का आधार उस सच्चाई का जो आभास होता है, वो होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से संबंध में भाव की जगह से अगर परस्परता में एक अनुकूल वातावरण हमको मिल सके, जहां ठीक भाव हमको दूसरों से मिल सके, या ज्ञान पूर्वक अपने में ठीक भाव स्थिर होने लगे और वो भाव की तृप्ति हमारे में बनने लगती है, तो भी संवेदना की तरफ मन खींचना कम हो जाता है। तो या तो परस्परता वैसी मिल जाए जहां से हमको वो भाव पूरा होने का काम हो जाए, या ज्ञान पूर्वक अपने में भाव इतना भर जाए कि हमको बाहर से भाव की जरूरत ही ना पड़े, या कम से कम सच्चाई का भास आभास होने लगे, अस्तित्व सहज वास्तविकता के विवरण को सोचने में, समझने में, जीने में हमारी कल्पनाशीलता इन्वेस्टेड रहे, लगी रहे, उसमें नियोजित होती रहे, तो वो भी हमको तृप्ति देती है, आराम देता है। तो ये भी एक तरीका है कि इससे अगर हमारा मन तृप्त रहता है, सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है, तो फिर वो सुख ढूंढने के लिए संवेदनाओं में नहीं भागता। तो जो उदाहरण मैं पिछले बार दे रहा था, पीने के लिए अगर साफ पानी का झरना सामने से बह रहा हो,
और उसको पी करके हम अपनी प्यास जब चाहे तब बुझा पा रहे हों, तो फिर प्यास को बुझाने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाके किसी गंदे नाले से पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 किलोमीटर दूर भी गंदे नाले से पानी पीने का काम आदमी करेगा ही, अगर उसको कोई बेहतर स्रोत नहीं मिल रहा है अपनी प्यास को बुझाने का। तो प्यास का दबाव इतना अधिक हो जाता है कि कंकर पत्थर मिला हुआ ही, मिट्टी मिला हुआ ही सही, वो गंदा जल पीने के लिए भी आदमी तैयार हो जाता है। तो किसी जगह पर सही समझ का, और सही समझ जब मैं कह रहा हूं तो वैचारिक स्तर पर ही श्रवण मनन पूर्वक जो उसकी तृप्ति होती है, उस तृप्ति का, उसके आधार पर जो अपने में ठीक भाव स्थिर करने का हम काम करते हैं, उस आधार पर जो विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता जैसे भावों की हमको झलक मिलनी शुरू होती है, उसकी जो तृप्ति अपने में बनती है, और अगर थोड़ी परस्परता अच्छी मिल जाए तो दूसरों से भाव अनुकूल मिलने का भी काम हो जाता है। तो ये तीन में से कोई भी हमको संवेदना से ऊपर उठने के लिए मन बना देता है। तो हमारा मन खिंचता ही नहीं है उधर, जाता ही नहीं है उधर। मन अगर भरा नहीं रहेगा, असंतुष्ट रहेगा, तो बार बार लौट करके वहीं पहुंचेगा। हिंदी में एक कहावत है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। तो अगर देखा हुआ वही मस्जिद है, तो घूम घूम के जब भी परेशानी होगी तो उसी की शरण लेनी पड़ती है। अगर और बेहतर विकल्प और उपाय हमको दिखने लगते हैं, सही समझ के रूप में, अपने में सही भाव के रूप में, परस्परता में दूसरों से भाव के रूप में, तो उससे निकलने में हमको मदद मिलती है। इसी तरह से बाबा जी का एक आर्टिकल मैं आज पढ़ रहा था, जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि समझने के बाद भागीदारी करें कि समझने के क्रम में ही सामाजिक भागीदारी को करें, समझाना भी उसमें शामिल है। तो उन्होंने कहा कि समझने के बाद जो समझाना है वो एक दुर्घट प्रयास है। दुर्घट का मतलब होता है बहुत कठिनाई से होने वाला। फिर उन्होंने कहा सम्मानजनक भाषा में कहें तो परिपक्व प्रयास है, कि हम पूरा पकेंगे तभी हम ऐसा करेंगे। लेकिन फिर साथ में वो ये भी कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए तो दूसरी प्रक्रिया ही ठीक है, कि जितना समझने का काम किए हैं उतना समझाने का भी काम करें। ये क्लियर रखें कि कल्पना के स्तर से समझाने का काम कर रहे हैं, कि तर्क के स्तर से कर रहे हैं, कि स्वीकृति के स्तर से कर रहे हैं, कि अनुभव और प्रमाण की जगह से कर रहे हैं। ये 4 रेंज की वहां पर बात किए हो, कि कल्पना में बात आई है, ठीक लगी है, प्रस्तुत कर रहे हैं। तर्क संगत लगती है बात, इस आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वीकृति बन गई है हमारी, इस आधार पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और अंततोगत्वा अनुभव प्रमाण हो गया है या पारंगत हो गए हैं हम, इस आधार पर हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक भागीदारी में जो हम जब अपने को इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे भी मन एक लेवल का तृप्त होता है। दूसरों की जिंदगी में जो हम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं कुछ बेहतर करने की दृष्टि से, और लौट करके दूसरा भी हमारे लिए जिंदगी में किसी लेवल पर सहयोग करने की सोच पाता है, ये दोनों की भी जो तृप्ति मिलती है वो भी हमको संवेदना की तरफ जाने से रोक देती है। तो अपनी योग्यता के हिसाब से समाज गति में भागीदारी, वो भी एक जगह है जो संवेदना की तरफ मन खींचने से हमारा रोक देता है। तो मैं पूरे को समेट के कहूं तो ज्ञान की श्रवण और मनन पूर्वक वैचारिक तृप्ति हमको स्थिर करती है, मन में तृप्ति देती है। समझने के आधार पर जो भाव की झलक हमको अपने में मिलनी शुरू होती है, विश्वास की, सम्मान की, स्नेह की, कृतज्ञता की, वो भी हमको तृप्ति देती है। दूसरे से ये भाव हमको मिलना शुरू हो जाए वातावरण की अनुकूलता के साथ, तो वो भी हमको संवेदना से तो बेहतर ही तृप्ति देता है।
और सामाजिक भागीदारी की जगह से अगर हम अपने को इन्वेस्ट कर पाते हैं किसी सार्थक क्रियाकलाप को करने में, तो सार्थक होने की ही तृप्ति है। स्वयं के महत्व को प्रमाणित करने का, स्वयं को सार्थकता में इन्वेस्ट करने का, अपनी भागीदारी की अर्थपूर्णता को देख पाने का, प्रयोजन को देख पाने का, दूसरों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करने के अर्थ में योगदान को कर पाने का, उसका भी अपना तृप्ति है। और उसका भी एक साइड प्रोडक्ट भाव की तरह दिखता है कि जब आप दूसरों के लिए बहुत सारा कुछ सोचते हैं तो उनमें से भी कोई ना कोई लौट करके आपके लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना शुरू कर देता है। इस रूप में हमारी परस्परता की अनुकूलता भी दिनों दिन बेहतर होती चली जाती है। उसमें आपको जरूरत पड़े या ना पड़े, अनेक लोगों का वो आश्वासन, वो सपोर्ट आपको एक संबल प्रदान करता है, एक बल प्रदान करता है, और वो भी आपको बाकी संवेदनाओं में उलझने से बचा लेता है, क्योंकि मन उधर जाने के लिए जगह ही नहीं बचता है। वो एक ही मन है, उस पे एक रंग चढ़ गया ठीक से तो दूसरा रंग का ना जरूरत होता है ना वो चढ़ता है। जबरदस्ती चढ़ाने का कोशिश करें तब भी नहीं चढ़ता है। तो एक बार वो पक्का रंग अगर चढ़ जाए ना, समझ का, भाव का, व्यवस्था में भागीदारी का, तो फिर बाकी किसी संवेदना के रंग को ना तो चढ़ने की जगह बचती है, ना कोई प्रयास करे तो चढ़ता है। तो मूल जगह तो ये है निकलने का, पहला। दूसरा जगह है संवेदना वाले जितने दुख हैं, उसकी जो पीड़ा है, परेशानी है, और उससे मिलने वाला जो सुख है, वो दोनों को विश्लेषण करके समीक्षित कर सकें, और दुख ज्यादा दिख जाए, सुख कम दिखे, तो मन वहां से हटता है। अगर पूरा ही दुख दिखने लगे तब तो मन हट ही जाता है। दुख ज्यादा दिख रहा है, सुख कम दिख रहा है, तब भी हमको रुक करके एक प्रश्न पूछना होता है कि ये सही और अच्छा लगना, सॉरी, सही और अच्छा होना, इस तरफ हम अपनी वोटिंग करेंगे या गलत और अच्छा लगने की तरफ हम अपनी वोटिंग करेंगे? ये सवाल हमको खुद से पूछना होता है। क्योंकि जो थोड़ा बहुत अच्छा लग भी रहा है हमको, अगर वो सही नहीं है, तो सही और अच्छा लगने जुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात। नहीं जुड़ रहा है तो सही और अच्छा होना जुड़ सके, उस अर्थ में हम वोट दे सकें, अपना निर्णय ले सकें अपना, गलत और अच्छा लगने के बदले। तो ये डिजाइन से गुजर के भी हम निकल पाते हैं, बशर्ते उसमें ये होश रहे कि आदत हमने बिगाड़ लिया है तो थोड़े समय का दुख तो झेलना ही पड़ेगा। वो जो रेनू दीदी शुरू में सवाल कह रही थी कि अगर हमने अपनी आदतों को बिगाड़ने का काम कर लिया है तो हमको पता ही होता है कि प्रक्रिया एक समय तक तो दुख देगी ही। तो कीचड़ अगर पैर में लगा लिए हैं, उसको धुलने का काम भी शुरू करेंगे, तो मिनट 2 मिनट जो लगेगा धुलने में, वो समय तो लगना ही है जी। वो तो लगना ही है। गलत तरह से सुर बना के जो गाने का आदत डाल लिए, अगर उसको बदलने का काम करेंगे तो वो समय और प्रक्रिया तो लेगा ही। तो हमारे यहाँ कहते हैं बच्चे को लिखना भी सिखाओ तो शुरू से थोड़ा परफेक्शन बना के रखने की जरूरत होती है। एक बार टेढ़ा मेढ़ा लिखना सीख लिया, फिर उसको ठीक करना ज्यादा कठिन होता है। एक बार आपने गलत राग में गाना सीख लिया, फिर उसको ठीक करने में ज्यादा मेहनत लगती है। तो प्रक्रिया ये है, सही की जगह से मन भरने का काम कर पाना, संवेदना में सुख को और दुख को वैचारिक स्तर पे समीक्षित करके उसमें सुख कम दुख ज्यादा देख लेना, और ये पहचान लेना कि थोड़े दिन का दुख रहेगा, आदतन और अभ्यास बस, और उससे गुजर जाना ही उपाय है। ठीक वैसे ही जैसे कमल को फूल उठा लेने के लिए अगर कीचड़ में से गुजरने की जरूरत है, तो थोड़ा गुजर लेते हैं उस फूल की अपेक्षा में। और लास्ट स्टेप है कि जिस संवेदना से नहीं छूट पा रहे हैं, अगर वो अमानवीय नहीं है,
अमानवीय का मतलब पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार नहीं है। तो उसके लिए भोग करके देखने का काम भी किया जा सकता है। और वो रेंज भी बहुत है, पर धन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार को छोड़ के भी बहुत संवेदना है जिसको भोगने का अवसर रहता है। तो अगर ऊपर की प्रक्रियाओं से काम नहीं हो रहा है तो इस आखिरी जगह से हमको होश पूर्वक उससे गुजरना होता है। और उस प्रक्रिया में धीरे धीरे ताप दुख, संस्कार दुख, परिणाम दुख, अपने शरीर का दिनों दिन छीन होना, मन का दिनों दिन छीन और कमजोर होना, संकल्प का दिनों दिन कमतर होते चले जाना, ये जितना जितना अपने में दिखना शुरू होता है उतना उतना वहां से हटने का संकल्प मजबूत होता है, इच्छा शक्ति दृढ़ होती है। तो ये आखिरी डिजाइन है जिसमें से गुजर करके हम बाहर निकलने का काम कर सकते हैं। इतने से भी बाहर नहीं निकल पाए तो वातावरण का सपोर्ट लेने का जरूरत होता है, जिस पर मैं सोचता हूं अगली बार थोड़ा बात कर दूंगा। और मुझे अपनी तरफ से ये भी लगता है कि 1 या 2 मीटिंग में मेरी बात तो सारी पूरी हो जाएगी। तो अगर और कोई जरूरत नहीं हो तो मैं 2 मीटिंग के बाद ये चाहूंगा कि ये सत्र को एक बार क्लोज करने का काम कर लें, क्योंकि जो 6 महीने का हमारा कमिटमेंट था मुझे लगता है उससे थोड़ा ज्यादा ही पूरा हो गया है। और एक बार मुझे लगता है समय लेकर के हम लोग वापस इस पूरे को सोचने का और इस पर रिव्यू करने के काम को कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम फिर जैसी अनुकूलता लगेगी उसके हिसाब से आगे का सोच सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से तो 2 मीटिंग मान रहा हूँ। अगली बार मैं वातावरण का सपोर्ट लेने के संदर्भ में थोड़ा डिटेल कर दूंगा अगर कोई और प्रश्न नहीं होगा तो। मैं प्रश्न के लिए रुका नहीं क्योंकि मुझे लगा कि पीछे कोई प्रश्न नहीं है तो शायद अभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ अर्जेंट हो तो 1-2 मिनट में उसको हम रिस्पॉन्ड करके मीटिंग को पूरा कर सकते। अन्यथा मीटिंग मेरी ओर से तो पूरा है। जी शीतल भैया। जी भैया। अभी किसी का हैंड रेस नहीं है तो ये मीटिंग को अभी। तो हम लोग विश्राम के लिए चल सकते हैं। जी। एक छाया गीता दीदी का हैंड रेस है एक। सॉरी भैया, मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था तब से। बस तो बहुत अच्छे लगा भैया, लेकिन मैं इस ग्रुप के सामने रखता हूँ कि 2 मीटिंग के बाद जो आपने शेयरिंग का प्रस्ताव रखा था अल्फा एटलीस्ट 6 महीने के अध्ययन में उन लोगों ने क्या पाया, तो सीरियल वाइज सबसे विनती है एक बार एक हो जाए, फिर से एक ग्रुप या एक गोष्ठी कंप्लीट करने की सोचा जाए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सार्थक रही है कई लोगों के लिए गोष्ठी, कई लोग अभिव्यक्त नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ एक बार सबका शेयरिंग हो जाए इसके बाद कंप्लीट करें तो अच्छा रहेगा। हम आराम से आज सुबह पहुंच गए कानपुर से, और अभ्यास सत्र में का डिटेलिंग में श्याम भैया के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम 4 लोग गुजरात से गए थे, रिपल भैया, वाघेला साहब, योगी दीदी और मैं, और लोग भी थे। तो भैया बहुत कृतज्ञता, आपके साथ फिर एक अपडेटेड अभ्यास की बात हुई वहां का। थैंक यू। जी भैया, अच्छा लगा मुझे भी आप सब लोगों के साथ पिछले 10 दिनों में समाधानात्मक भौतिकवाद को पढ़ते हुए। और रहने से थोड़ा अभ्यास तो हो ही जाता है। आगे और सोचेंगे कि इसको और रिग्रेस कैसे किया जा सके। अभी आज विराम लेते हैं। जी बिल्कुल, आज के लिए पूरा करते हैं। अगली बार थोड़ा वातावरण वाले हिस्से पर बात कर लेंगे। जी। नमस्ते सभी को।
नमस्ते। अनम्यूट नहीं किए हैं भैया, लगता है आप लोगों को।